एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों आज भी आप सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर मैं आ गया हूं। आप सब जानते हो कि करंट अफेयर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपके एग्जाम्स में, चाहे जो भी वनडे एग्जाम आप दे रहे हों, है ना। लगभग सभी में करंट अफेयर पूछा जाता है, चाहे वो नेशनल लेवल का हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल का हो, या दोनों का हो, है ना। तो इन फील्ड्स में आपको एक तरीके से समझना पड़ेगा कि जो इवेंट्स हो रहे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, कौन से इवेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको मैं एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूं उनके स्टैटिक पॉइंट्स के साथ, ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER 2026 में बेंगलुरु कर्नाटक की वैश्विक रैंक क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा 15वीं रैंक। जी हाँ, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट यहाँ पे बनी है 2026 की, जिसमें कि बेंगलुरु कर्नाटक की वैश्विक रैंक 15वीं आई है। आप सब जानते हो कि बेंगलुरु जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से सिटी बन चुकी है इंडिया के लिए आज के युग के हिसाब से। आज का युग मतलब भैया AI के युग है ना। और AI के पहले ही एक तरीके से बेंगलुरु ने अपने आप को सिलिकॉन वैली के रूप में इस्टेब्लिश कर लिया है। जी हाँ, आप सबको मालूम होना चाहिए इसका स्टैटिक पॉइंट कि बेंगलुरु जो है वो भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन इसको पूछा जा चुका है, आपको ये याद होना चाहिए, आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि एक पूरा डेडिकेटेड स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भी ये भारत का पहला राज्य बन चुका है, कर्नाटक, ठीक है। बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में ही तो है भाई, ठीक है। तो अच्छे से इसको याद कर लें। और ये जो मैंने आपको बताया है 15वीं रैंक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बन सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत स्टार्टअप्स के लिए पहले बैच में कुल कितनी वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है। तो देखिए भाई, यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात हो रही है, मिशन की बात हो रही है, हरित हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है। देखिए क्या है कि इसमें पूरा वर्ल्ड जो है या वर्ल्ड की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं लगभग हरित हाइड्रोजन पे काम कर रही हैं या हाइड्रोजन फ्यूल्स पे काम कर रही हैं, ठीक। क्योंकि हाइड्रोजन जो है बेटा वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एक रिसोर्स होने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ग्रीन रिसोर्स होने वाला है। किसका रिसोर्स? एनर्जी का, ठीक। आने वाले समय में क्या है, एनर्जी की ही तो क्राइसिस होने वाली है ना। अभी ज़्यादातर जो एनर्जी की फुलफिलमेंट हो पा रही है वो फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हो पा रही है, कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, है ना। लेकिन ये हमेशा तो नहीं रहेंगे, इसके लिए हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे ग्रीनरी के टर्म में बात की जा रही है, ग्रीन रिसोर्सेज के टर्म में बात हो रही है, तो हरित हाइड्रोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 करोड़ रुपए। जी हाँ, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 22 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स को दिए हैं, ठीक है। उनको एक तरीके से सहायता देने के लिए, एक कह लो कि इसको सब्सिडी के तौर पे, है ना। तो ये 9 स्टार्टअप्स हैं, इनको 22 करोड़ की सहायता दी गई है। और एक चीज़ आप जानिए कि इस मिशन का लक्ष्य जो है वो 2030 तक सालाना कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करना है, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझ लें। अच्छा, थोड़ा सा इसको प्रोसेस भी समझिए हरित हाइड्रोजन, क्योंकि क्या होता है कई बार थोड़ा से साइंटिफिक या साइंस एंड टेक का क्वेश्चन अगर बन जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है उससे हरित हाइड्रोजन जो बनाया जा रहा है, उसका जो उत्पादन हो रहा है वो ख़ासतौर पे सोलर या जो विंड एनर्जी है ना, सोलर या विंड पावर एनर्जी है, उस एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रोलाइजर को एक तरीके से एनर्जी दी जाती है। अब इलेक्ट्रोलाइजर क्या करते हैं, ये पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर देते हैं। हम सबको मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो H2O है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइजर क्या करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर देता है, और उसमें से हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जिस भी फ्यूल में हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक। लेकिन अगर आप प्योर हाइड्रोजन ही यूज करेंगे तब तो फिर क्या ही बात है। बट थोड़ा सा क्या है कि जो जितना ज़्यादा एक तरीके से ज्वलनशील होगा, है ना, तो वो डेंजरस भी हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि बहुत सारे प्रिकॉशंस भी रखने पड़ते हैं। इसके जो प्लांट्स हैं, इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही रेगुलेटेड और बहुत ही कंट्रोल्ड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप जानिए कि वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य यानी कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है भारत ने, ठीक है। और ये जो कमिटमेंट रखी है ग्लासगो COP26 के दौरान की गई है, ठीक। तो इसको अच्छे से दिमाग में रखें, स्टैटिक पॉइंट्स को, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। आगे देखते हैं, फीफा विश्व कप 2026 में नॉकआउट राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन सी बनी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, आप देखो इस समय फीफा विश्व कप 2026 चल रहा है, ये बड़ा इवेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे।
हर एक चीज़ पे नज़र रखो। मैं आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसके कराते जाऊंगा। लास्ट में फीफा विश्व कप 2026 का पूरा एक आपको मैं पूरा एक क्लास ले लूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको। जी हाँ, मैक्सिको यहाँ पे एक कंट्री बनी है राउंड ऑफ 32 में क्वालिफाई करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए इस चीज़ को। तो इसने जो है कोरिया को 1-0 से हराकर इस टूर्नामेंट में नॉकआउट 32 में प्रवेश किया है। अच्छा, इसके स्टैटिक पॉइंट को समझें। ये जो विश्व कप हो रहा है, ये जो टूर्नामेंट हो रहा है 2026 का, इसको 3 कंट्रीज़ यहाँ पे मेज़बानी करनी है, कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, याद कर लें। और यह जो संस्करण है, यानी कि 2026 का जो संस्करण है, ये पहली बार है कि इस टूर्नामेंट में 48 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, इसको समझ लीजिए। टीम के टर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस टूर्नामेंट में कितनी टीम्स ने भाग लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2026 में भारत से किसे इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी के न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये एक तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट है, तो इसमें अपॉइंटमेंट हुई है एक भारतीय की, बड़ा ही ऑनरेबल है। तो नाम भी जान लीजिए, नाम है विमल एन पटेल। जी हाँ, तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि इनको बनाया गया है एक जज, कहाँ का? इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, एटलॉस। ठीक है, एटलॉस जो है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और इनको जो है 9 साल के कार्यकाल के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए चुना गया है, ये भी समझिए। अच्छा, एक चीज़ और जानिए कि ये भारत के विधि आयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ठीक, एक और नाम है न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। ये एक प्रमुख भारतीय न्यायविद हैं इस समय, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों को मिक्स मत कर लीजिएगा। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे स्टैटिक पॉइंट के रूप में दिया है कि दलवीर भंडारी जो हैं वो ICJ में एक प्रमुख न्यायविद हैं, लेकिन यहाँ पे एटलॉस और ICJ ये दोनों अलग बॉडीज हैं, दोनों अलग कोर्ट्स हैं, और दोनों का एक तरीके से स्ट्रक्चर अलग है। ठीक, लेकिन लगभग काम जो है सेम है। ठीक, दोनों का काम जो होता है डिस्प्यूटेड जो कंट्रीज हैं या कंट्रीज के बीच में आपस में जो डिस्प्यूशन है उसको रिजॉल्व कराना होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए ये अपॉइंटमेंट। ठीक, पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 कहाँ आयोजित होने जा रहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट भाई। देखो क्या होता है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो होती रहती हैं, या नेवल एक्सरसाइज होती है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, ये सब बहुत कई बार पूछा जाता रहा है ना। एक तरीके से ये फॉर्मेट ही है करंट अफेयर्स में जो पूछा ही जाता है। तो इस तरीके की चीज़ों को मिस मत किया करिए। इसका करेक्ट आंसर जान लीजिए। करेक्ट आंसर है उलान बटार, मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया में इसको रखा गया है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, मंगोलिया के 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में इसको आयोजित किया जा रहा है। स्थान भी पूछा जा सकता है कि मंगोलिया के किस एरिया में इसको आयोजित किया गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया। ठीक, और यह जो है वो 23वां संस्करण है। ठीक है, बहुपक्षीय आयोजन जो है खान क्वेस्ट का, ये 23वां संस्करण है। संस्करण भी पूछा जाता है, तो अच्छे से याद कर लें कौन सा है, 23वां। स्टैटिक पॉइंट को समझे। उलान बटोर जो है मंगोलिया की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है। ठीक, और भारत और मंगोलिया की सिर्फ अगर बात की जाए तो इनके बीच अलग से ही एक सैन्य अभ्यास आयोजित होता रहा है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लें। एक है गोबी मरुस्थल, अगर मंगोलिया की बात आई है तो फिर इसकी भी बात करेंगे। गोबी मरुस्थल ये क्या है, दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान में से एक है। ठीक है, जो कि मंगोलिया के दक्षिणी हिस्से को कवर करता है ना। और मंगोलिया की जो मुद्रा है वो मंगोलियाई तोगरोग है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक, आई होप कि ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे आने वाले एग्जाम्स में। और स्टैटिक पॉइंट्स को जरूर याद कर लीजिएगा, इनके स्क्रीनशॉट्स रख लीजिए या नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है ना। तो आपकी जो भी फीडबैक हैं ज़रूर दीजिए, जो क्वेश्चन है ज़रूर रखिए, राइट, कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।